उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण के लिए मुकाबले में उतरे कुल 535 उम्मीदवारों में से 132 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 115 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने अपने बयान देकर यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी के अंदर बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विरोधियों पर निशाना साधा। साथ ही काशी में क्या है चुनावी माहौल, ये भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। यूपी का सियासी दंगल चरम पर पहुंच चुका है। 8 मार्च को 7वें और अंतिम चरण का मतदान है। 7वें चरण में 535 राजनीतिक धुरंधर सियासत के अखाड़े में अपने अपने दांव चल चुके हैं, जिनका भाग्य बुधवार को ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। 7वें चरण के लिए सियासी अखाड़े में कूदे 535 धुरंधर। 535 उम्मीदवारों में से 132 करोड़पति उम्मीदवार। 7वें चरण में 115 कैंडिडेट्स पर आपराधिक मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश में 8 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मुकाबले में उतरे कुल 535 उम्मीदवारों में से 132 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 115 कैंडिडेट्स ने घोषित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। सियासी दंगल में 7वें चरण के लिए अखाड़े में उतरे धुरंधरों की तरफ से दाखिल एफिडेविट का उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एडीआर ने रिसर्च की। इसमें कुल 87 राजनीतिक दलों और 136 निर्दलीय कैंडिडेट समेत कुल 535 उम्मीदवारों में से 528 उम्मीदवारों की ओर से दाखिल हलफनामे की रिसर्च की गई। 7वें चरण में करोड़पतियों की बहार। 528 में से कुल 132 करोड़पति उम्मीदवार। बीएसपी के सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण में 528 उम्मीदवारों में से 25% यानी 132 कैंडिडेट करोड़पति हैं। इनमें सबसे अधिक बीएसपी के 40 में से 32 कैंडिडेट यानी 80% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि बीजेपी के 31 में से 23, समाजवादी पार्टी के 31 में से 21 और कांग्रेस के 9 में से 7 कैंडिडेट करोड़पति हैं। तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के 21 में से 7 और 136 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 18 ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1.58 करोड़ रुपए। एडीआर की रिपोर्ट की माने तो यूपी चुनाव के 7वें चरण में चुनाव लड़ रहे प्रति उम्मीदवार की औसत संपत्ति 1.58 करोड़ रुपए है, जिसमें कांग्रेस के 9 कैंडिडेट्स में से हर कैंडिडेट की औसत आय 2.73 करोड़ रुपए। बीजेपी के 31 उम्मीदवारों में से हर उम्मीदवार की औसत आय 5.63 करोड़ रुपए। बीएसपी के 40 कैंडिडेट्स में से हर कैंडिडेट की औसत आय 7.20 करोड़ रुपए है। तो वहीं
आरएलडी के 21 में से प्रति उम्मीदवार की औसत आय 77.62 लाख रुपए। समाजवादी पार्टी के 31 कैंडिडेट्स में से हर कैंडिडेट की औसत आय 3.74 करोड़ रुपए और 136 निर्दलीय उम्मीदवारों में से हर उम्मीदवार की औसत आय 59.62 लाख रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी का सियासी दंगल चरम पर पहुंच चुका है। 8 मार्च को 7वें और अंतिम चरण का मतदान है। 7वें चरण में 535 राजनीतिक धुरंधर सियासत के अखाड़े में अपने अपने दांव चल चुके हैं, जिनके भाग्य बुधवार को ईवीएम में कैद हो जाएंगे। इस चरण में 100 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 7वें चरण के चुनावी दंगल में 115 दागी, 115 कैंडिडेट्स के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। सबसे ज्यादा सपा कैंडिडेट पर केस दर्ज। सपा के 40 में से 31 उम्मीदवारों पर दर्ज हैं मुकदमे। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार बागी और दागी चेहरों का बोलबाला है। 7वें चरण में दागियों के दम पर सियासी पार्टियां यूपी की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही हैं। विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में किस्मत आजमा रहे 535 उम्मीदवारों में से 115 चेहरे दागी हैं। यानी 7वें चरण में 115 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया है, तो उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। इनमें हत्या के प्रयास और बलात्कार के आरोपी भी हैं। समाजवादी पार्टी से सबसे अधिक दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 जिलों की 40 सीटों पर 8 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए 535 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 528 उम्मीदवारों के हलफनामे का इलेक्शन वॉच ने रिसर्च की है। 7वें चरण में 115 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कबूल की है। इनमें 95 उम्मीदवारों पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। 9 उम्मीदवारों पर हत्या और 15 प्रत्याशियों पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। वहीं 6 प्रत्याशियों पर महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर अपहरण का मामला दर्ज है। इस चरण के 7 जिलों की 40 सीटों में से 31 सीटों पर सपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें से 19 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं बीजेपी के 31 उम्मीदवारों में से 13 दागी हैं। और अगर बसपा की बात करें तो बसपा के 40 में से 17 उम्मीदवार दागी पाए गए हैं, जबकि कांग्रेस के 9 प्रत्याशियों में से 5 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमों की अगर बात करें तो यहां भी समाजवादी पार्टी ही आगे है। सपा के 15 उम्मीदवारों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं बसपा के 15 उम्मीदवार और बीजेपी के 9 उम्मीदवारों पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। हालांकि 40 में से 23 सीटें ऐसी हैं जहां से 3 या उससे अधिक दागी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। वहीं 7वें चरण में कई ऐसे भी दागी हैं जो कई बार से विधानसभा की शोभा बढ़ा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जो जनता सरकार से विकास की मांग करती है, क्या वही जनता इस बार भी इन दागियों को चुनकर माननीय बनाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में 8 मार्च को पूर्वांचल की 40 सीटों पर वोटिंग है। उससे पहले आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने हर सवाल का जवाब देते हुए बीएसपी सुप्रीमो पर निशाना साधा। 7वें चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने हर सवाल का जवाब देते हुए बीएसपी मुखिया मायावती पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने मायावती पर हमला बोलते हुए कहा कि हम तो बुआ के बारे में इतना जानते हैं कि जो भी उनके पास जाता है घुटनों पर रेंगते हुए जाता है, बिना चढ़ावे के वहां से कोई प्रसाद नहीं मिलता। देखो, मेरे बुआ के बारे में कुछ मत कहना। मैं जानता हूँ मेरे बुआ के पास आप जाते होगे तो बड़ा सम्मान आपको मिलता होगा, और हम तो अपनी बुआ को इतना जानते हैं कि जो उनके पास जाता है वो घुटनों के बल रेंगता हुआ जाता है, और बिना नकदी के वहां से कोई प्रसाद नहीं मिलता, कोई आशीर्वाद बिना नकदी के नहीं मिलता है। हाँ, चढ़ावा, हाँ, प्रसाद नहीं मिलता बिना चढ़ावे के। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया। अखिलेश ने कहा प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी को क्योटो बनाने का वादा किया, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। जहां उन्होंने वादे किए उन वादों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हम वादे उन्हें याद दिलाएं कि आपने वादा क्या किया था बनारस को क्योटो बनाने के लिए। यहां जितने पत्रकार साथी हैं क्योटो नहीं देखा होगा, क्योटो के बारे में पढ़ा होगा। कम से कम क्योटो का जैसा शहर है, जैसी धरोहर बचा रहे हैं वो लोग, जैसे हेरिटेज को बचा रहे हैं, जैसे उन्होंने अपना रिलीजियस टाउन बनाया, अगर 5% भी वैसा वाराणसी किसी कोने में बन जाता तो मैं शायद ये बात कहता कि हाँ, काम शुरू हो गया है। मैं तो कहूंगा सरकार समाजवादी वाली बनने जा रही है। प्रधानमंत्री जी क्योटो का पूरा डीपीआर लेकर के आ गए, हमारी मदद करें। आने वाले समय में जिस हिस्से से कहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार सहयोग कर करके वाराणसी को क्योटो बनाने का काम करेगी। रेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति के सवाल पर भी अखिलेश ने जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि गायत्री मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये गायत्री प्रसाद प्रजापति जाने क्या बता रहे थे नाम, तो नाम तो ठीक लेते। जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार कार्रवाई जो होनी पूरी कार्रवाई करेगी। दोषी अगर है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो मैंने उनको जवाब दे दिया है। अगर आपको जवाब पढ़ना हो तो राज्यपाल जी से चिट्ठी ले आना। अखिलेश यादव ने अपनी दूसरी मां साधना यादव के बयान पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। साधना गुप्ता के प्रतीक यादव को राजनीति में लाने वाले बयान पर अखिलेश ने सिर्फ इतना कहा कि राजनीति में तो कोई भी आ सकता है। देखिए, मैं सीधा अंबेडकर नगर से सभा करता हुआ हेलीकॉप्टर से, अभी भी कान पूरे खुले नहीं है मेरे, सीधा मैं आपके सामने बैठ गया हूं आकर के, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं तो ये कहता हूं राजनीति में आप में से कोई आना चाहे वो भी आ जाए। अब तो बहुत लेट कर दिया आपने। आप किस पार्टी से आना चाहते? उत्तर प्रदेश चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग 8 मार्च को है। पिछले एक महीने से प्रदेश भर में चुनाव प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ लौटकर मीडिया से बात की और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। हालांकि अखिलेश के वारों पर जनता कितनी वोट पर चोट करेगी ये तो 11 मार्च को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने अपने बयान देकर यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी के अंदर बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। साधना ने कहा कि नेताजी ने राजनीति में नहीं आने दिया, बैकग्राउंड में काम करती रही। साधना गुप्ता ने कहा कि बेटे प्रतीक को राजनीति में जरूर वो देखना चाहती हैं। मुलायम की दूसरी पत्नी साधना ने तोड़ी चुप्पी। अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। नेताजी का अपमान नहीं होना चाहिए था। शिवपाल यादव के साथ हुई नाइंसाफी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता आज मीडिया के सामने खुलकर बोली। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। साधना गुप्ता ने कहा कि नेताजी का अपमान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो भी था नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था और सब ठीक था, पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किलों से बनाई हुई उनकी पार्टी, इतनी जिंदगी भर की मेहनत।
इसके साथ ही साधना गुप्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी मचे घमासान के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उनके बच्चों की शादियां कराई हैं। अक्षय की शादी के लिए हाँ नहीं हो रही थी, मैंने ही नेताजी से हाँ करवाई थी। बिल्लू उसकी जो लड़का नहीं रहा उनका, उसकी शादी मैंने करवाई थी। जो बड़ा वाला बेटा है जो पागल है, उसकी भी शादी मैंने कराई थी। बेटी का तिलक मैंने चढ़वाया था। हम कैसे हो सकते हैं इन सब के पीछे? अखिलेश के साथ अपने संबंधों को साधना ने पहले से बेहतर बताया। साधना ने कहा कि जितनी बातें पिछले 5 सालों में नहीं की, उतनी बातें पिछले कुछ महीनों में की। मुझे नहीं पता कि अखिलेश को किसने गुमराह कर दिया। सभी के लिए, चाहे प्रोफेसर साहब के बच्चे हों, चाहे वो धर्मेंद्र हों या दीपू हों या जो भी हों, चाहे बहुएं हों, सबके लिए, या हमारी देवरानी जेठानियां हों, नेताजी के भाई हों, सबको मैंने एक माना, एक परिवार माना और सबके लिए मदद करवाई नेताजी से। हम नेताजी जी को देना चाहते थे। कभी मैंने नहीं चाहा कि क्रेडिट हम ले जाएं। हमेशा मुझे लगता था ये है, इनकी वजह से ये काम हम कर पा रहे हैं, और कोई बात ही नहीं थी हमारी और अखिलेश के बीच की। कभी आज तक हम लोगों की कोई कहासुनी भी नहीं हुई। कभी उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया। कभी मैंने उसे दूसरा बेटा माना ही नहीं। फिर भी लोगों को बड़ा मजा आया। साधना ने शिवपाल यादव का भी पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि शिवपाल का अपमान नहीं होना चाहिए था, वो दोषी नहीं थे। उन्होंने नेताजी और पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। परिवार है पूरा, उसमें शिवपाल जी का जो अपमान हुआ, आपको लग रहा है कि वो कितना खराब हुआ? आप कैसे देख रहे हैं? नहीं होना चाहिए था उनका अपमान। उनकी गलती ही नहीं थी। उनकी गलती नहीं थी। ये बार बार कहना कि उन्होंने ऐसा कुछ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। उनको तो जब अध्यक्ष बनाया गया था तब भी उनको पता नहीं था, वो सफाई में थे। और इन्होंने, प्रोफेसर साहब ने जो किया, इनके साइन से बनाया गया था। इनको उसी समय रोक देना चाहिए था नेताजी को कि अध्यक्ष नहीं बनाओ इनको, तो कोई बात ही नहीं होती। सही नहीं मानते, उनके संग गलत हुआ है। शिवपाल जी के संग 100% गलत हुआ है। और घर के लोगों ने गलत कराया? घर के लोगों ने कराया है। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने कहा कि अखिलेश एक बार फिर से सीएम बने। हालांकि साधना गुप्ता ने यह भी कहा कि राम गोपाल यादव को पता नहीं क्या हुआ जो उनके खिलाफ हो गए। हम तो यही चाहते हैं हमारी पार्टी आए, अखिलेश फिर से सीएम बने। अब देखिए क्या होता है 11 तारीख को। शांति है। प्रोफेसर साहब भी पता नहीं क्यों नेताजी से बहुत प्यार करते थे, नेताजी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया उनको। हम तो फिर वही आ जाता है कि सब समय का खेल है, किसी का कोई दोष नहीं है। नेताजी बिना उनके पूछे चलते नहीं थे, वो कुछ करते नहीं थे, इतना सम्मान करते थे। फिर ये पता नहीं कैसे हो गया सब। पता नहीं किसने कहा मैंने कराया। मैंने तो सबको जोड़ा है। प्रोफेसर साहब के तो मैंने आंसू तक पोंछे हैं। जब उनकी पत्नी नहीं रही थी तो मैंने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे हैं। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता के इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि यादव परिवार के कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। माना जा रहा कि 11 मार्च के नतीजों के बाद यादव परिवार की कलह एक बार फिर से सड़क पर आ सकती है। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो किस्सा कुर्सी का में अभी बस इतना ही, लेकिन 11 मार्च को विधानसभा चुनाव के सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे देखिए सिर्फ अपने सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही